नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण की सूची के लिए मंथन तेज हो गया है। कल बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता का प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई सभाएं करेंगे। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। स्वाद 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुका है। तो 20 अप्रैल तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। 10 मई को दोनों सीटों पर चुनाव होना है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं और ऐसे में 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद 10 मई को दोनों सीटों पर मतदान होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं और 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 मई को दोनों सीटों पर मतदान होना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी आपको बता रहे, जहां स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब उपचुनाव के लिए जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? और देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक तो आजम खां की, अब्दुल्ला आजम की जो सीट खाली हुई थी रामपुर की स्वार सीट पर, उस पर चुनाव होना है। और एक 96 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना है। निश्चित रूप से भारतीय जब निर्वाचन आयोग ने इस पूरे जो डेटों की जो घोषणा की थी, उसके बाद सभी प्रत्याशी पार्टियों के प्रत्याशी कोशिश कर रहे थे कि उनको उस क्षेत्र के जिताऊ प्रत्याशी समीकरण के जाति समीकरण के हिसाब से तय किए जाए। हालांकि और दोनों सीटों की बात करें तो जो रामपुर की स्वार सीट है वो आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि वो सीट दोबारा उनके पाले में आए। वहीं और 96 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अपना दल यस की वो सीट थी। कोशिश दोनों पार्टियों की है कि दोनों जो सीट है वो उस दोबारा उनके पाले में आए। लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो रामपुर की बात करें तो रामपुर विधानसभा में जिस तरह आजम खां की सीट खाली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। आजम खां की जो विधानसभा की सीट खाली हुई थी उस पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां जो अब्दुल्ला आजम की सीट विधानसभा की स्वार सीट खाली हुई है उस पे भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपना कब्जा वहां पर करे। लेकिन लगातार जिस तरीके से पार्टियों के वहां पर जो सामंजस्य को लेकर या फिर लगातार समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, वहां के जो उनके समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता है। एक बार फिर से चुनावी मैदान है। अब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी एक घोषित कर दिया है। वहां 96 सीट से अब भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण के हिसाब से वहां पर अपने दोनों विधानसभा में सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 20 अप्रैल तक ही नामांकन प्रक्रिया होनी है। उसके बाद पर्चा वापसी और फिर चुनाव में जाना है। जी बिल्कुल, एक बार भी जानना चाहेंगे जिस तरह से सपा ने जो है अपने प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया है, घोषित कर दिया है, बीजेपी कब तक स्वार विधानसभा सीट से या दोनों विधानसभा सीटों से जो है अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीटों को मंथन तो होता है, जाति समीकरण भी यहाँ पर पूरी रिपोर्ट जाती है, लेकिन फाइनल जो सूची है वो केंद्रीय नेतृत्व पर मुहर लगती है। निश्चित रूप से इस मामले पर भी कई बार बैठक हो चुकी भारतीय जनता पार्टी में और इस दो सीटों पर नामों पर भी चर्चा हो चुकी है कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जो फाइनल मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व से लगती है। इस मामले पर भी चूंकि समय कब अब रह गया है, 1-2 दिन में मुझे लगता है कि दिल्ली से जो सूची जारी होगी दोनों सीटों को लेकर, कौन वहां का प्रत्याशी दोनों सीटों पर होगा,
किस समीकरण के हिसाब से वहां पर प्रचार प्रसार और फिर चुनावी मोड़ पर कौन वहां पर प्रचार प्रसार करेगा, किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से बूथ लेवल पर काम करती है, इन सीटों पर किस तरीके से जीत होना है, किस वहां पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं या फिर मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, किसको प्रभार सौंपा जाएगा, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आगामी होने वाले निकाय चुनाव से पहले सांसद स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। वहीं आपको बता दें कि करीब 4 एसडीएम कॉलोनी स्थित एक निजी विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में वो शामिल होंगी। वहीं मुख्यालय गौरीगंज में स्थित अपने नवनिर्मित आवास पर होने वाली सुनिए कथा श्री राम की और सामाजिक समरसता भोज कार्यक्रम में पहुंचेंगी। रात 8 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। सपा ने मेयर के 8 टिकट किए घोषित। लखनऊ से वंदना मिश्रा सपा की प्रत्याशी घोषित की गई है, तो गोरखपुर से काजल निषाद सपा की प्रत्याशी घोषित की गई। इसके अलावा प्रयागराज के अजय श्रीवास्तव को टिकट मिला है। झांसी से रघुवीर चौधरी को टिकट दिया गया है, तो मेरठ से सीमा प्रधान को टिकट मिला है। इसके अलावा शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है, तो फिरोजाबाद से मशहूर फातिमा को टिकट मिला है। अयोध्या से आशीष पांडे को टिकट दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां सपा ने अब प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से अब सपा ने 8 मेयर प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से लिस्ट आई है उससे साफ लगता है कि समाजवादी पार्टी ने काफी मंथन के बाद इस लिस्ट को जारी किया है। अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसमें चर्चा की है और जाहिर तौर पर जो बहुत ही सधी हुई लिस्ट मानी जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरण और वहाँ के स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वंदना मिश्रा की। लखनऊ की रहने वाली हैं और इनके जो पति हैं प्रोफेसर रमेश दीक्षित, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रोफेसर हैं और वंदना मिश्रा लंबे समय तक एक प्रतिष्ठित अखबार में पत्रकार रही हैं। सामाजिक मुद्दे और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं और यहाँ पर खासकर जो अलग अलग समाज के जो मुद्दे रहे हैं वहाँ पर प्रखर रूप से इनको सामने देखा गया है। इसके अलावा काजल निषाद है गोरखपुर, यानी कि मुख्यमंत्री के घर से ये चुनाव के ताल ठोकेंगी। काजल निषाद भोजपुरी एक्टर हैं, उसके पहले भी चुनाव मैदान में नजर आ चुकी हैं। और अगर गोरखपुर के समीकरण की बात की जाए तो जिस तरह से 2017 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, यानी कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और उनकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो वहां पर संजय निषाद के बेटे को वहां पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और लोकसभा जैसी सीट पर चुनाव जीता था। उसके बाद से ही संजय निषाद का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया और बेटे को सांसद बनाया। यानी कि निषाद वोटर्स की संख्या गोरखपुर में इतनी है कि वो चुनाव जिताने में सक्षम है, लेकिन वो किसके पाले में जाएगा ये एक अभी सवाल खड़ा हुआ है। इसके अलावा अजय श्रीवास्तव हैं प्रयागराज से। अजय श्रीवास्तव लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं और वहां पर ये एक बहुत बड़ा जो दांव है वो समाजवादी पार्टी ने चला है, क्योंकि एक कायस्थ नेता दिया है वो भी बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहने की वजह से दलित और ओबीसी वोट बैंक पे अजय श्रीवास्तव की पकड़ मानी जाती है। इंद्रजीत सरोज जो बहुत पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई थी। अब ऐसे में वहां पर जो सीधा मुकाबला है वो अभिलाषा गुप्ता से होगा, यानी कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी से। और अगर अभी टिकट फाइनल होता है तो सामने अभिलाषा गुप्ता होंगी। और इसके अलावा जिस तरह से वहां पर घटना हुई, अतीक वाला मामला हुआ, अतीक की पत्नी का टिकट कटा और उसके बाद से मुस्लिम वोट बैंक वन साइड जाने की उम्मीद है। ऐसे में चुनौती जरूर है अब कायस्थ वोट को अपने पाले में खींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या गेम प्लान करती है। इसके अलावा सीमा प्रधान है मेरठ से, वहां की जो विधायक हैं अतुल प्रधान उनकी पत्नी है, लेकिन ये जरूर है कि अतुल प्रधान से ज्यादा बड़ा कद नजर आता है सीमा प्रधान का, क्योंकि सीमा प्रधान इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। जब अतुल प्रधान विधायक नहीं भी थे, छात्र सभा में थे,
उस समय भी सक्रिय राजनीति में यानी कि समाजवादी पार्टी से कंधा लड़ाकर सीमा प्रधान वहां पर चुनाव मैदान में रही हैं। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा है, ये एमआईएम से चुनाव लड़ चुकी हैं पहले, और इसके अलावा ये वहां पर दूसरे नंबर पे थी, यानी कि समाजवादी पार्टी से भी ऊपर इनका वोट बैंक था। 2017 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद से भी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार यहाँ पर मेयर का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। अब इसके बाद वहां पर चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है। ऐसे में जिस तरह से लगातार अगला वर्सेस पिछला की राजनीति की जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार आपने देखा होगा कि ओबीसी कार्ड खेल रही है। ऐसे में अगर कुछ फायदा होता है तो वहां पर शाहजहांपुर में भी जीत दर्ज की जा सकती है, लेकिन वहां पर चुनौती बड़ी है। वहां पर आपको जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना जैसे नेताओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ही आते हैं। तो पूरे समीकरण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरे जो जाति समीकरण को देखते हुए पूरे लिस्ट को तैयार किया गया है। अभी 9 लोगों की और लिस्ट आना बाकी है। एक नाम इसमें रह गया अयोध्या का, आशीष पांडे को टिकट दिया गया एंड टाइम पर, जबकि इसके पहले आलोक पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था। यहाँ पर जयशंकर पांडे के पुत्र हैं ये और पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अब इनको मौका दिया गया है, ये 2022 में विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे। ऐसे में अभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट किस तरह से आएगी, जो पूर्व मेयर रहे उनके क्या नाम काटेंगे, नए लोगों को नाम मौका दिया जाएगा। अभी कई तरह के जो मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल तौकीर, आपको रुक करेंगे। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अतीक की होगी पेशी। ये बड़ी और अहम जानकारी, अशरफ की भी सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। तो वही उमेश हत्याकांड में मामले में पेशी होनी हुई। आपको बता दें कि नैनी जेल से लेकर पुलिस रवाना हो चुकी। अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड मांगेगी पुलिस। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज अतीक और अशरफ की पेशी होनी और ऐसे में सीजेएम कोर्ट में ये पेशी होगी। तो नैनी जेल से पुलिस रवाना हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड मांगेगी पुलिस, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां उमेश पाल हत्याकांड में आज अतीक और अशरफ की पेशी होनी है। लगातार हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ बने हुए, इसके अलावा सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से जो है अतीक और अशरफ की उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो है पेशी होनी है, क्या पूरी जानकारी मिली और किस वक्त पेशी होगी? पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी तरह से कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहर से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है और जगह जगह और रास्ते में भी पुलिस तैनात है। अतीक को कुछ ही देर में नैनी सेंट्रल जेल से उसके भाई अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता का भी कहना है कि पिछली बार भी रिमांड की मांग की गई थी निदेशक के द्वारा, इस बार भी रिमांड की मांग की जा सकती है। और अतीक अहमद की अगर रिमांड मिलती है पुलिस को तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उससे पहले अतीक अहमद ने अपने बेटे से जेल में अली से मिलने की मांग करी थी, जिसे जेल प्रशासन ने सिरे से नकार दिया है। जी बिल्कुल तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर से जो है अतीक को प्रयागराज लाया गया है, आज इस मामले में पेशी होनी है। ऐसे में बीते दिनों भी जहां अतीक की तरफ से बयान आया था कि इरादे जो हैं वो सही नहीं, और अब अशरफ की भी आज पेशी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अतीक को जब आज जेल से लेकर जाया जा रहा था तो उनका आरोप था कि उनके हालात बिगड़ रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में फिर डॉक्टर ने उनका चेकअप भी किया और बताया कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में कोर्ट में इस तरह की दलीलें भी दी जाएंगी कि इनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस की रिमांड इनको ना दी जाए, यानी कि अतीक के वकील इसका अपोज करेंगे, लेकिन सरकारी वकील जरूर इस बात की डिमांड करेंगे कि 14 दिन की रिमांड दी जाए। इसके अलावा क्योंकि उमेश पाल जो अपहरण कांड था उसमें उम्र कैद की सजा में है अब अतीक अहमद, और ऐसे में अब उमेश पाल हत्याकांड की जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस ने बी वारंट जारी कराया था। इसके बाद इन दोनों को यानी कि अशरफ और अतीक को अलग अलग जेलों से नैनी जेल लाया गया था और वहां से आज पेशी पे ले जाया गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही सुनवाई इसमें शुरू होगी और जो पुलिस की रिमांड है अगर वो मिलती है, यानी कि माना यह जा रहा है 3 से 4 दिन की रिमांड कोर्ट जारी भी कर सकती है। अगर कोर्ट से रिमांड मिल जाती है
तो उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के जो तार हैं वो तलाशे जाएंगे किससे जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा जिन्होंने शेल्टर्स दिया वो, और इसके अलावा उद्देश्य सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इंटेंशन क्या था ऐसी हत्याकांड में उमेश को हत्या कराने के पीछे, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं इस बात की भी हैं कि उमेश पाल का सीधे तौर पर अब राजू पाल हत्याकांड से कोई जुड़ाव नहीं था, न सीबीआई ने इनको अपना गवाह बनाया था। तो ऐसे में अगर अतीक को हत्या कराने की क्या जरूरत पड़ी उमेश पाल की, और ऐसी क्या वजह क्रिएट हुई जहां पर अतीक और उनके सहयोगियों ने मिलकर इतनी बेरहमी से उमेश पाल की हत्या की। तो कई तरह के जो सवाल हैं वो आज अगर रिमांड मिलने के बाद पुलिस पूछेगी, और हत्याकांड से जुड़े जिस तरह से हथियारों की सप्लाई हुई, कौन इसको किसने दिया, किसके कहने पे हुआ, पैसा किसने दिया, इस तरह के सवाल अतीक से पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक हो या फिर अशरफ, ये दोनों लोग हत्याकांड के समय जेल में थे, कितनी भूमिका तय हो पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। पुलिस कैसे तार जोड़ेगी ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा पुलिस के लिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जेलों में थे, और इस तरह से अगर संगठित अपराध करने में एक जगह पे होना जरूरी होता है। अब ऐसे में जेल से साजिश रची गई तो किस तरह से रची गई, किन लोगों का इस्तेमाल किया गया, अभी कई तरह के सवाल हैं जो अतीक से पूछे जाएंगे। लेकिन इंतजार करना होगा अभी 1 से 1.5 घंटे का, जहां पर कोर्ट अपना फैसला देगी, रिमांड अर्जी मंजूर करती है या खारिज करती है, यह भी 1 से 1.5 घंटे में क्लियर होगा। जी बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है अतीक और अशरफ की आज कोर्ट में पेशी होनी है, इस दौरान कोर्ट में किन लोगों को रहने की जो है मंजूरी दी गई है कि अतीक का परिवार वहां पर मौजूद रहेगा? जी बता दें, अतीक का परिवार यहाँ पर मौजूद इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि करीब करीब पूरे लोग इसमें नामजद हैं, और अतीक की बहन आयशा नूरी भी इसमें अब नामजद हो गई है, जो कि काफिले के साथ सब बीते दिनों चलती दिखाई दे रही थी। और आयशा नूरी ने भी अब कोर्ट में अपनी सरेंडर अर्जी डाली है, और ऐसे में उस पर कोर्ट ने अब धूमनगंज पुलिस से आज्ञा मांगी है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो है शाइस्ता परवीन को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था उमेश पाल हत्याकांड में, लेकिन अभी तक वो फरार चल रही हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर अभी तक प्रशासन जो है शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? तौकीर जी बता दें आपको कि जी बिल्कुल इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद से जिस तरह से शाइस्ता परवीन चर्चाओं में रही, उन्होंने आरोप भी लगाया और कहा कि पूरे परिवार को जबरन फंसाया जा रहा है। शाइस्ता नूरी जो पहले कैमरे के सामने भी आई और मीडिया से भी उन्होंने बात की थी और कहा था कि यहाँ पर जबरन पुलिस दबाव बना रही है और पूरे परिवार को साजिशन फंसाया जा रहा है। इस तरह की बातें होने के बाद जब पुलिस की जांच में इस तरह के मामले पहले आ चुके थे तो कार्रवाई क्यों नहीं गई, सवाल जरूर खड़ा होता है। और इसके अलावा अब घटना के बाद ये सब लोग, पूरा परिवार जो अतीक के आसपास नजर आ रहा था, जब साबरमती जेल से पहले यानी कि 26 मार्च को जब ये गाड़ी निकली थी उस समय भी पूरा परिवार साथ साथ नैनी जेल तक आया था, यानी कि वो सब लोग अतीक के आसपास थे। ऐसे में अचानक उन सबका गायब हो जाना और अब तक शूटरों का ना पकड़ा जाना, यानी कि जो घटना में शामिल थे 24 फरवरी की जो घटना थी जिसमें उमेश पाल को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया था, उस हत्याकांड से जुड़े एक भी अभी हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। दावा जरूर किया गया कि पहली गोली चलाने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन अभी तक हत्याकांड में शामिल 5 से 7 आरोपी फरार हैं। ऐसे में अब जो लोग जेल में थे यानी कि अतीक और अशरफ, उनको पेशी पर लाया जा रहा है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वो सभी लापता हैं। पुलिस के लिए चुनौती भी है और कहीं ना कहीं अब ये सवाल साख का भी खड़ा हो गया है कि आखिर पुलिस किस तरह से फिसड्डी साबित हो रही है, और इसके अलावा जो वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस है उसको किस तरह की जानकारी है, क्या वो एकदम फेलियर हो गया है वहाँ पे, तो सवाल कई तरह के खड़े होंगे। क्योंकि अब 24 फरवरी की घटना है और 24 अप्रैल आने वाला है, ऐसे में 2 महीने का लगभग यानी कि 1.5 से 2 महीने का समय होने वाला है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई भी ऐसी मजबूत कामयाबी नहीं लगी है जिससे तार जोड़े जा सके और साबित किया जा सके कि इस पूरे हत्याकांड में अतीक और अशरफ ही शामिल थे। यानी कि जो मुख्य रूप से जो शूटर होंगे जब वो जिंदा पकड़े जाएंगे, उनके बयान लिए जाएंगे, तभी कुछ तस्दीक हो पाएगी कि आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया और किस तरह से लोग शामिल थे, कैसे घटना रची गई, हथियार कहाँ से आए, कई तरह के सवालों का खुलासा होगा। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल इंतजार ये है कि कब तक जो है कोर्ट का फैसला आता है और आखिर क्या फैसला जो है सुनाया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुजफ्फरनगर ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी पहला स्थान डिस्टिलरी हब में पाया है। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा डिस्टिलरी की फैक्ट्रियां स्थापित होनी जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में होम बार, रेस्टोरेंट बार, होटल बार मौजूद हैं और पहली फ्रूट बेयर की फैक्ट्री भी संचालित हो रही है। इन डिस्टिलरी इंडस्ट्री की
फैक्ट्रियों से एथेनॉल भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा और पेट्रोल और डीजल की कमी देखते हुए एथेनॉल से सीएनजी पीएनजी बनाई भी जा सकती है और मुजफ्फरनगर के कई पेट्रोल पंपों पर सीएनजी पीएनजी भी एथेनॉल से बनवाकर पेट्रोल पंप पे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर देशी शराब, विदेशी मदिरा या बियर के लाइसेंस जो भी अप्लाई कर रहा है, बिना रुकावट के सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए स्वीकृत किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ना की खेती और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो शीरे के बेस और ग्रेन भी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून सीएम आवास पर सांसदों की बैठक, तो मुख्यमंत्री धामी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर संवाद में सांसदों का फीडबैक लिया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां देहरादून में सीएम आवास पर बैठक हुई, वही बैठक आगामी चुनाव को लेकर की गई थी, जहां पर सीएम धामी भी शामिल हुए। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गया। योगेश, सीएम धामी के आवास पर जहां आज जो है कैबिनेट बैठक हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर जो सांसदों के साथ मीटिंग हुई, उसमें 2-3 बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात, इस बैठक में जो प्रदेश प्रभारी है महेंद्र भट्ट वो भी मौजूद रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो भी मौजूद रहे और जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम वो भी मौजूद रहे। तो इस बैठक को 2-3 नजरिए से देखना चाहिए। पहली बात, निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, 2 दिसंबर को आखिरी तारीख है। 2 दिसंबर जो मौजूदा निकाय है उनकी 2 दिसंबर को खत्म हो रही है जो समय सीमा है, तो उससे पहले चुनाव कराए जाने हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है और इसी संदर्भ में तमाम बातें इस बैठक में हुई है। जैसे बूथ लेवल पर कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है, नीचे के लेवल पर कैसे संगठन को जोड़ा जा सकता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ साफ कहा भी था कि भाजपा जो कांग्रेस के बूथ लेवल के और जो कार्यकर्ता है उनको संगठन में लाने की दिशा में पहल करेगी और इसकी गंगोली हाट और कई जगह पे इसको लेकर कुछ प्रयास भी किए गए हैं। कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के हैं वो भाजपा में आए भी है। दूसरा, इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जो लोकसभा के चुनाव है उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 की 5 2 बार से भाजपा के हाथ में आ रही है। और जो जीत का मार्जिन है पिछली बार तो बहुत ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी की जाए और किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, ये भी एक बात रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो मौजूदा सांसद है जो उत्तराखंड में लगातार 2 बार 5 की 5 सीटें गई है, तो एक चुनौती भाजपा के सामने ये भी है कि इन दोबारा तीसरी बार इन सीटों को कैसे जीत लिया जाए और बड़े मार्जिन से जीत लिया जाए। एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं मुद्दों पर लेकर बात हुई है जागृति जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।